डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी भारत की खोज, चौथा पाठ युगों का दौर। इस पाठ में हम लोग भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अलग अलग युगों में किस प्रकार से विकास हुआ वो हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं। गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। गुप्त शासन, गुप्त वंश जो था उसके समय में राष्ट्रीयता किस रूप में फैली और साम्राज्यवाद किस तरह से आगे बढ़ा, देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान वाला जो राज्य था उसकी बात यहाँ पर हो रही है। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बाक्थरी या भारतीय यूनानी फैल गए थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक पर हमला किया, किंतु उनकी हार खुद हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया। मेनांडर एक विदेशी आक्रमणकारी था, उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई, अर्थात बौद्ध आख्यानों में, बौद्धों की किताबों में लिखा हुआ है कि जो मेनांडर था उसने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और उसका नाम मिलिंद हो गया और वो एक प्रसिद्ध संत बन गया। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है। लाट मतलब मूर्ति या शिला, एक स्तंभ जो हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इसका समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। इससे हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जज्ब कर रहे थे। जज्ब कर रहे थे मतलब अपना रहे थे, स्वीकार कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि गुप्त वंश के समय में अनेक विदेशी लोग आए भारत में और वो भारतीय संस्कृति को स्वीकार करने लगे। मध्य एशिया में शक यानी सीरियन और ऑक्सस यानी अक्सु नदी की घाटी में बस गए थे। युइची सुदूर पूर्व से आया और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए, अर्थात ये विदेशी लोग भारत में आए और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और हिंदू धर्म स्वीकार किया। युइचियों में से एक दल कुषाणों का था। कुषाण एक जाति का नाम है। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। खदेड़ना मतलब भगा देना। शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। काठियावाड़ गुजरात और दक्षिणी भारत वाला हिस्सा है। इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का भी नायक है जिनमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया है। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिसमें जरथुष्ट्र के धर्म का भी योगदान था। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान में, ऐसा आप लोग जानते होंगे। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उनके निकट ही था। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया था। अर्थात तक्षशिला में अनेक देशों से लोग आते थे, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे और मिलते थे। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सीदियनों, युइचियों, ईरानियों, बाक्तरी यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। ये विभिन्न संस्कृति, ये दूसरे देशों के नाम है भाई। ये विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती थी, अर्थात लोग आपस में एक दूसरे से मिलते और एक दूसरे की संस्कृति को जानते थे। इनके आपसी प्रभावों के परिणामस्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। नया ढंग, नया तरीका। इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुआ और 64 ईस्वी में यहाँ चीनी राजदूत आए। उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले उसमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तूफान और कुचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। अर्थात गोबी का रेगिस्तान है, वहाँ पर जो है चीन, भारत और ईरान, इन तीनों देशों की संस्कृतियों का आपस में मेल मिलाप हुआ। आड़ू और नाशपाती एक प्रकार के फल होते हैं भाई। आगे देखिएगा। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गया, महायान और हीनयान। उन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए, अर्थात उन दोनों में जो है विचारों में अंतर आने लगा। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे।
इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है। ये नाम है नागार्जुन का, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए। उनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। महायान के इस सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। लंका और बर्मा, वर्तमान श्रीलंका और म्यांमार, जिसको हम बोलते हैं, हीनयान को मानते रहे। अर्थात इन्होंने हीनयान को माना और बाकी चीन आदि दूसरे देशों में महायान को माना गया। ये बौद्ध धर्म के दो अलग अलग रूप हैं। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था, अर्थात वो तो पूरी तरह भारतीय हो गए। वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए थे। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतर्धारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चल रही थी। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ तो ईसा की 4वीं शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन से निश्चित रूप से ग्रहण कर लिया। एक दूसरे महान शासक ने, जिसका नाम भी था चंद्रगुप्त, नए हमलावरों को मार भगाया और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम कर लिया, जिसको हम बोलते हैं गुप्त साम्राज्य। इस तरह ईस्वी 320 में गुप्त साम्राज्य का आरंभ हुआ चंद्रगुप्त के द्वारा। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोध भावना को जन्म दिया और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे उन्हें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया। लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी थी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी। अर्थात भारतीयों का स्वभाव ऐसा नहीं था कि सबका विरोध करें, लेकिन अपने आप को और अपने राष्ट्र को, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए ऐसा स्वभाव बनाना पड़ा कि कोई भी बाहर से आए तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। आरंभ में जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यावर्त या भारतवर्ष कहा था, तब भारतवर्ष के सामने समस्या ये थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय, एडजस्टमेंट कैसे कायम किया जाए। भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिलीजुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और जज्ब होते गए, मतलब मिल गए, घुल गए। लेकिन समय समय पर अजीब रस्म और रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया। अर्थात बाहर से लोग आते और उनका रस्म रिवाज अलग तरह के होते, उनकी संस्कृति अलग तरह की होती, भारत पर हमला करते और भारतीय संस्कृति हिल जाती। वह इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि इन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। अर्थात वो जो विदेशी लोग आक्रमण करते थे उनकी वजह से न सिर्फ भारत की राजनीति यहाँ प्रभावित होती थी, बल्कि भारत की संस्कृति और भारत के समाज का ढांचा भी प्रभावित होता था। इसीलिए लोगों ने उनका विरोध करना जारी रखा। इनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था। अर्थात लोगों में राष्ट्रवाद की भावना थी, देश प्रेम की भावना थी कि हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा समाज बना रहना चाहिए, इसीलिए हम लोग इन बाहर से आने वाले लोगों का पूरा विरोध करेंगे। उसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी थी। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदुवाद कहा गया, वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। अर्थात आगे चल करके राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया ब्राह्मणवाद। अर्थात जो ब्राह्मण कहेंगे वैसा किया जाना चाहिए। ये दरअसल राष्ट्रीय धर्म था। ब्राह्मणवाद या हिंदुवाद क्या था? पूरे राष्ट्र का धर्म था, जिससे वे, राष्ट्र मतलब देश, जिससे वे तमाम गहरी जाति और संस्कृति प्रवृत्तियां प्रभावित हुई जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद हैं। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया, उपदेश दिया और वही उनका निर्वाण हुआ। निर्वाण होना मतलब मृत्यु को प्राप्त होना। पर बौद्ध धर्म मूल रूप में अंतर्राष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ वैसे वैसे उसका ये रूप और विकसित होता गया। इसीलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने, अर्थात लोगों को बार बार जागृत करे कि किस तरह से हम अपने देश को दूसरों से बचा सकते हैं। यह धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जातीय तत्वों के प्रति तो सहनशील और उदार था, पर विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बराबर बढ़ती जाती थी और वह अपने आप को उसके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था। ऐसा करने से उनमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई थी वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार करने लगी थी। अर्थात धीरे धीरे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना की जगह साम्राज्यवाद ने ले ली। और साम्राज्यवाद का अर्थ होता है भाई अपने देश को और बड़ा बनाने के लिए दूसरे देशों पर भी कब्जा कर लिया जाए। गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। अर्थात गुप्त शासक जो थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रबुद्ध थे, यानी बुद्धिमान थे, शक्तिशाली थे। सुसंस्कृत मतलब बहुत ही अच्छी तरह से पढ़े लिखे और वेल कल्चर्ड जिसको बोलेंगे। तेजस्वी यानी बहुत ही ज़्यादा तेज वाले, उनके चेहरे पर तेज, यश, वीरता चमकती रहती थी। आगे देखिएगा। फिर भी उसमें साम्राज्य प्रवृत्ति विकसित हो गई। इनके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है।
साहित्य और कला की दृष्टि से ये बहुत ही शानदार समय था। ये सारी बातें जो है वो गुप्त वंश के बारे में कही जा रही है। समुद्रगुप्त को एक वीणा बजाते हुए सिक्का आपको दिखाई दे रहा है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपने आसपास के सभी राज्यों को जीतने का प्रयास किया, और प्रयास ही नहीं किया बल्कि उनमें वो सफल भी रहा। 4वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। उसके बाद लगभग 150 वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य सिकुड़कर लगातार छोटा होता चला गया। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे। ये गोरे हूण कहलाते थे। तो इस बार जो हमला करने वाले थे, पहले शक आए, फिर कुषाण आए, फिर गुप्तों ने शासन किया, और अभी कौन आया हमला करने के लिए? हूण आ गए हैं। हूण ये जिन्हें मुल्क में बड़ी लूटमार की, अंततः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया और उनके सरदार मिहिर गुल को बंदी बना लिया गया। लेकिन गुप्तों के वंशज बालादित्य ने उसके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसे भारत से लौट जाने दिया। मिहिर गुल ने इसके बदले लौटकर अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला कर दिया, अर्थात दोबारा से हमला कर दिया। उत्तर भारत में हूणों का शासन बहुत थोड़े समय तक रहा, लगभग आधी शताब्दी तक। उनमें से बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहीं रह गए। वे कभी कभी परेशानी पैदा करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में जज्ब होते जाते थे, अर्थात घुल मिल जाते थे। इनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे। यहाँ बात हो रही है हर्षवर्धन की। उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। उन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआनसांग यानी याओआन च्वान भारत आया था। हर्षवर्धन कवि और नाटककार भी थे। उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया। उज्जैनी, जिसको हम वर्तमान में उज्जैन बोलते हैं, महाकाल की नगरी। हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था, अर्थात इस्लाम धर्म चारों तरफ फैल रहा था। उसी समय में भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। तो आप समझ सकते हैं आगे क्या होगा। आगे जो भी होगा वो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।